chapter Homecoming by Rabindranath Tagore. As you know, this is the story of a boy who is the 14 years old and who like the love of his parents, and how he suffers in the life. This is very clearly told in the story. So, in the sequence of the chapter, today we have to read the para number 4 to 7. So, children, first of all, we have to know the meaning, Hindi meaning of the para number 4. फटिक वाइट भी फेस। बच्चों, आपने देखा कि फटिक चक्रवर्ती जो है गांव में रहता है और गांव के शरारती बच्चों का वो मुखिया है, लीडर है। ऐसे में उसकी माँ जो है बड़े उसको लेकर परेशान रहती है। उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम माखन है। और मेरे अगले वीडियो में, पहले वाले में आपने देखा कि एक लट्ठे को हटाने के मैटर में फटिक ने माखन को लट्ठे पर से नीचे ढकेल दिया और माखन जब जमीन पर गिर जाता है तो वह रोते हुए अपनी माँ के पास गया और माँ जो है बहुत ही क्रोधित हो गई। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। Fatik wiped his face and sat down on the edge of a sunken barrage on the river bank and began to chew a piece of grass. यानी कि फटिक जो है वो अपने दोस्तों के साथ लट्ठे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का एक कार्य प्रारंभ किया था और इसमें उन लोगों का एक फन होना था। लेकिन माखन ने लट्ठे के ऊपर बैठ करके उन लोगों की प्लानिंग में थोड़ा सा विघ्न डाल दिया। इससे जब फटिक नाराज हो गया और जब माखन नीचे गिर जाता है तो वह आ करके फटिक को पैर से भी मारा, हाथ से भी मारा और रोता हुआ घर चला गया। और इधर फटिक जो है वाइड रीड फेस मीन्स होता है अपने चेहरे से इशारे करना, यानी चेहरे से संकेत कर रहा है कि जाने दो। एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ ए सनकेन बैरेज माने होता है स्मॉल बोट, और एक छोटी सी नौका में अंदर जाकर के बैठ गया ऑन द रिवर बैंक, जो कि नदी के किनारे खड़ी हुई थी। एंड बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और घास का एक टुकड़ा तोड़ करके चबाना शुरू कर दिया। च्यू माने चबाना, यानी कि छोटी सी नाव किनारे खड़ी थी उसमें जाकर बैठ गया और घास का टुकड़ा तोड़ करके मुंह में चबाने लगा। A boat came up to the landing and a middle-aged man with grey hair and dark mustache stepped on shore. और उसी समय जो है एक जो है नाव came up to on landing, यानी समुद्र के किनारे आकर के रुकती है। एंड ए मिडिल-एजेड मैन, और एक वयस्क दिखाई देने वाला व्यक्ति जो है विथ ग्रे हेयर, जिसके बाल थोड़े से भूरे हैं और मूंछें थोड़ी सी गहरी हैं, यानी इसको डाई से कलर किया गया है। स्टेप्ड ऑन शोर, वह नाव में से उतर करके किनारे पर आता है। ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, और उस व्यक्ति ने देखा कि लड़का जो है नौका में बैठा हुआ, स्मॉल बोट में बैठा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, और फिर उस व्यक्ति ने फटिक से प्रश्न किया कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, लेकिन फटिक जो है वेंट ऑन माने कंटिन्यूड, वो निरंतर घास को चबाता रहा। एंड सेड, और बोला ओवर देयर बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड। ओवर देयर, उसने कहा यहीं कहीं, ओवर देयर माने वहीं कहीं रहते हैं, लेकिन इसके द्वारा सही दिशा निर्देश नहीं हो रहा था कि उसने इशारा किस तरफ किया है, चक्रवर्ती लोग किस दिशा में रहते हैं, इससे कोई सटीक आंसर नहीं मिला। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी ने उनसे पुनः एक बार प्रश्न किया कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। ही swung his legs to and fro, swung माने होता है पैर घुमाना, हवा में नचाना। वो नाव में बैठा हुआ था और अपने पैर को ऊपर उठा करके हवा में नचा रहा था। ऑन द साइड ऑफ द बैरेज, यानी नाव की तरफ अपने पैर को घुमा रहा था। एंड
इस तरह से उत्तर देता है कि जाओ और खुद पता लगा लो। एंड कंटिन्यू टू चू द ग्रास एज बिफोर, और जैसे पहले घास चबा रहा था उसी तरह से घास चबाना जारी रखा। यानी कि फटीग जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि फटीग बहुत ही नॉनसेंस, बहुत ही नॉटी बॉय है, और वो जो उस व्यक्ति के पूछने पर जो उत्तर देता है वो भी उसके शरारत का एक उदाहरण है। But now a servant came down from the house and told Fatick his mother wanted him. और इसी समय घर से एक नौकर आता है और कहता है कि wanted his mother wanted him, उसकी माँ ने उनको बुलाया है। Fatick refused to move, लेकिन फटीग जो है आज नाव के अंदर बैठा हुआ है और उस स्थान से हिलने से, जाने से उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। But the servant was the master on this occasion, लेकिन इस समय जो नौकर आया था आज उसके मालिक के रूप में आया हुआ था। ही टू फटीग अप रफली, वो जो है फटीग को रफली माने जबरदस्ती खींच कर ले जाना। आई कैरिड हिम, और उसे जबरदस्ती खींच लिया और उठा लिया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन पोटेंट रेट, और क्रोध में किक माने पैर से मारना, हाथ से मारते हुए, पैर से मारते हुए और संघर्ष करते हुए वो उसको लेकर के जाने लगा। When फटीग came into the house, और इस तरह से जब वो नौकर खींचकर फटीग को घर ले गया तो his mother saw him, उसकी माँ ने उसको देखा कि फटीग जो है किस तरह से बाहर से आ रहा है। She called out angrily, उसने क्रोध में फटीग को बुलाया। So you have been hitting माखन again, ने कहा अच्छा तो तुमने माखन को पुनः मारा। His mother shouted, "Don't tell lies, you have," कहती है। फिर माँ चिल्लाती है और कहती झूठ मत बोलना। You have, तुमने मारा है उसको। फटीग said suddenly, फटीग ने अचानक कहा, I tell you, मैं आपको बताता हूँ, I haven't, मैंने नहीं मारा है। You ask माखन, आप माखन से पूछ लीजिए। But माखन thought it best to stick to his previous statement, लेकिन माखन अपनी माँ से झूठ बोला था और इसलिए वो इस बार भी उसी बात पर अडिग है कि फटीग ने मुझे मारा है। जो पहले वक्तव्य दिया था उसी को फिर वो रिपीट कर रहा था, उसी को दोहरा रहा था। ही सेड, यस मदर, फटीग डिड हिट मी, हाँ फटीग ने मुझे मारा है। यानी उसी स्टेटमेंट को पुनः उसने दिया कि फटीग ने मुझको मारा है, मैं फटीग से मार खा करके नदी के किनारे से आया था। फटीग से पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, और जब माखन ने झूठ बोल दिया और माँ को बिलीव हो गया तो फटीग का साहस तो खत्म हो गया। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वो इस अन्याय को नहीं सुन सकता था। ही रश्ड एट माखन, वो माखन के पास तेजी से दौड़ता हुआ गया। एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, ब्लो माने होता है मुक्के से प्रहार करना, और उसके ऊपर मुक्के से प्रहार करना शुरू कर दिया। टेक दैट, कहता है टेक दैट, इसे ले लो। ही क्राइड, वो चिल्ला रहा था। एंड दैट, और इसे भी ले लो। एंड दैट, और उसे भी ले लो। फॉर टेलिंग लाई, झूठ बोलने के लिए। यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से मुक्के को मारता हुआ जो है फटीग बोलता रहा, इसे भी ले ले, उसे भी ले लो, और एक झूठ बोलने के लिए भी ले लो। इस तरह से कई सारे मुक्कों के द्वारा उसने माखन के ऊपर प्रहार किया। His mother took माखन साइड इन ए मोमेंट, और एक ही क्षण में माँ पुनः जो है माखन की तरफ हो गई। एंड पुल्ड फटीग अवे, और माखन को फटीग से छुड़ाते हुए उसको किनारे कर दी। बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, और फटीग को अपने हाथों से पीटने लगी। When फटीग पुश्ड हर असाइड, और जब फटीग ने अपनी माँ को एक किनारे कर दिया। शी शाउटेड आउट, वह तेजी से चिल्लाई। व्हाट यू लिटिल विलियन, कहती क्या तुम इतने दुष्ट हो गए हो। वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को भी मार दोगे। यानी कि जब फटीग ने अपनी माँ को खींच कर एक किनारे कर दिया तो उसकी माँ को लगा कि मेरे ऊपर हाथ उठाएगा, और कहती क्या तुम इतने दुष्ट हो गए हो कि आज मेरे ऊपर भी हाथ उठा दोगे, ऐसा माँ ने कहा। It was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived, और घर में यही प्रक्रिया चल रही थी, यही कंडीशन बनी हुई थी, और इतने में ही वो भूरे बालों वाला जो अजनबी नदी के किनारे आया हुआ था, अब वो फटीग के घर में
गया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा क्या मामला है। फटिक लुक्ड sheepish and ashamed, और फटिक जो है उस समय बहुत ही शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। बट when his mother stepped back and looked at the stranger, लेकिन जब उसकी माँ पीछे मुड़कर देखती है और उस अजनबी को देखती है तो her anger was changed to surprise, उनका क्रोध जो है वो आश्चर्य में बदल जाता है। फारसी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि वो अपने भाई को पहचान जाती है। एंड क्राइड, और बोली वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वाई दादा, कहती क्यों दादा आप कहाँ से आए हैं। एज शी सेड दीज वर्ड्स शी गो टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, इन शब्दों को कह करके वो अपने भाई के चरणों को स्पर्श करने के लिए झुकी। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी, उनकी शादी के कुछ दिनों के बाद उनके भाई घर से चले गए थे। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उन्होंने बॉम्बे में एक अपना बिजनेस शुरू कर लिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे, और जब उनके बहन के पति की मृत्यु हो गई तब भी वो बॉम्बे में थे। दिसंबर हैड नाउ कम बैक कलकत्ता, अब दिसंबर कलकत्ता में वापस आए। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और तुरंत अपनी बहन की खोज लेना शुरू कर दिए। ही हैड बीन आस्क्ड टू सी हर एज सून एज ही फाउंड आउट वेयर शी वाज, और उन्होंने कलकत्ता में आने के बाद इतना जल्दी प्रयास किया कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन से मिलूं, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। द नेक्स्ट फ्यू डेज वेयर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अब घर में बच्चों के मामा जी आए हैं और उनकी मम्मी भी बहुत खुश हैं, और आगे आने वाले कुछ दिन जो थे बहुत ही खुशियों से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन आफ्टर टू बॉय, अब भाई ने दोनों बच्चों की क्वालिफिकेशन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में पूछा कि इन लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो ही वाज टोल्ड बाय सिस्टर दैट फटिक वाज ए परपेचुअल नॉनसेंस, तो उनकी बहन ने बताया कि फटिक जो है वो निरंतर शरारती होता जा रहा है, उसकी शरारत का कोई अंत नहीं है। ही वाज लेजी, वो बहुत ही आलसी है। डिसओबीडियंट, आज्ञाकारी नहीं है। एंड वाइल्ड, और जंगली जैसा व्यवहार करता है। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन तो इतना अच्छा है जैसे कि सोना। एज क्वाइट एज ए लायन, इतना शांत है जैसे कि भेड़। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बहुत शौकीन है। दिसंबर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स, और तुरंत दिसंबर यानी कि फटिक के मामा जी ने तुरंत अपनी बहन से कहा कि मैं फटिक को अपने साथ ले जाऊंगा। एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता विद हिम, और अपने साथ अपने बच्चों के स्कूल में उनको पढ़ाएंगे। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, अब ये सुनकर के फटिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फटिक बहुत खुश हो गया कि अब उसे शहर में जाने का मौका मिलेगा। एंड ही सेड, और बोला ओह यस अंकल, इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट यू नीड इट, और ओह यस अंकल कहता है जी हाँ अंकल, यानी कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। और इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट यू नीड इट, और इसके इस कहने का मतलब हुआ कि फटिक को भी अपने गांव से, अपने घर से बाहर जाने की बहुत जिज्ञासा थी। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक, और उसकी माँ जो थी बहुत खुश थी कि अब उसको अपने शरारती बच्चे फटिक से थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी, क्योंकि फटिक जो है दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था। उसको किसी का उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, माँ से डरता नहीं था, इसलिए माँ खुश हो गई कि वो अपने मामा जी के साथ चला जाएगा और उनके गाइडेंस में रहेगा। शी हैड ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, और माँ के मन में फटिक के प्रति नकारात्मक सोच आ गई थी, निगेटिव थिंकिंग आ गई थी। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और घर में दोनों भाइयों के बीच में कोई प्रेम नहीं बचा हुआ था, दोनों में आपस में ईर्ष्या द्वेष हो गया था। शी वाज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्रोन माखन, और माँ हमेशा भयभीत रहती थी, प्रतिदिन जो है डरती रहती थी कि किसी दिन फटिक जो है माखन को या तो नदी में डुबा देगा या तो फिर ब्रेक हिज हेड
इन ए फाइट, या तो किसी दिन मार कर उसका सिर फोड़ देगा, और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या तो किसी दिन उसको और किसी तरह के खतरे में डाल देगा। यानी कि तरह तरह की परेशानियों को, तरह तरह के खतरे को लेकर के उसकी माँ जो है सशंकित थी कि फटीक जो है अपने छोटे भाई का दुश्मन बना हुआ है, वो किसी दिन कोई भी बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। ये सोच करके उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं जो है उठ रही थी। At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away. और उसी समय वो बहुत ही डिस्ट्रेस माने होता है दुखी हो जाना, निराश हो जाना। वो और भी ज़्यादा निराश हो गई जब उसने देखा कि बाहर जाने का नाम लेकर के, सिटी में जाने का नाम सुन करके फटीक जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, बहुत ही ज़्यादा ईगर हो गया है। तो उनको लगता है कि फटीक को अपना कर रही, अच्छा लग रहा, वो बाहर जाना चाहता है। ये सोच करके माँ वो परेशान हो गई। फटीक as soon as John was settled kept asking his uncle every minute when they were to start. और जब तक सारी योजनाएं बन नहीं गई तब तक फटीक बार बार अपने अंकल से पूछता कि अंकल हम लोग कब चलेंगे शहर, हमें कब जाना है, बार बार यही प्रश्न पूछता था। He was on pins and needles all day long with excitement. वह पूरे दिन भर बहुत ही बेचैन था, बहुत ही उत्साहित था कि वो शहर में जाएगा। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और रातों रात कई रातों जाग करके वो योजना बनाता था कि शहर में जा करके वो क्या करेगा। इट मीन्स फटीक को शहर में जाना और शहर में जा करके एंजॉय करने की एक बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना थी, एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर फीलिंग्स आ रही थी, और इसलिए वो रातों में जाग करके प्लानिंग करता था। He beguiled Marken in perpetually, his fishing rod, his big kite and his marbles. अब फटीक जो है अपने गांव को छोड़ करके जा रहा है, और गांव को छोड़ करके जाने में उसको लगता है कि उसका छोटा भाई माखन अकेला हो जाएगा। तो इसलिए वो माखन को बिगुल माने होता है उपहार में देना। जाते समय अपने कुछ खिलौनों को उपहार के रूप में दे देता है। वो जो है माखन को अपना जो है बिग काइट, एक बड़ी पतंग दे देता है, फिशिंग रॉड अपनी मछली पकड़ने के डंडे को देता है, एंड विद मार्बल्स और अपनी कुछ मार्बल्स यानी गोलियां भी दे देता है। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जनरेसिटी टुवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड। वास्तव में अब अपने भाई माखन से वो अलग हो रहा था, तो भाई के प्रति जो उसके दिल में उदारता, जो दया और जो प्रेम का भाव आ रहा था वो असीमित था। अर्थात आज अपने भाई और अपने माँ से अलग होने पर फटीक को ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में बहुत प्यार है, और अपनी सारी चीज़ों को उठा करके उसने जो है माखन को दे दिया। माखन को उसने गोलियां दिया, और उसने फिशिंग रॉड दिया, और जो है फिशिंग रॉड दिया, और उसके बाद एक बड़ी सी पतंग रखा था वो भी उसको दे दिया। When they reached Calcutta, Fatik made the acquaintance of his aunt for the first time. अब देखिएगा जब बच्चे अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरे घर में जाते हैं तो किस तरह से उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर में रहने पर बच्चों को लगता है कि मेरा अपना घर अच्छा नहीं है, लेकिन जब वो दूसरों के घर में जाते हैं उनको बहुत सारी असमानताएं वहाँ मिलती है, तो किस तरह से उन्हें अपने घर की याद आती है। अब फटीक को ये समस्या उनके सामने आ रही है। फटीक जब जाते हैं, कलकत्ता में पहुंचते हैं, तो एक्वाइंटेंस माने पहचान होना। सबसे पहले उनकी पहचान उनकी आंटी से होती है, उनकी मामी से होती है। शी वाज बाय नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। और आंटी ने जब फटीक को देखा तो उसके चेहरे पर कोई भी स्माइल नहीं, कोई भी हैप्पीनेस नहीं। उनको लगता था अननेसेसरी एडिशन इन फैमिली मेम्बर। उसको लगा कि तो अनावश्यक एक सदस्य और उनके परिवार में बढ़ गया है, ऐसा उनके चेहरे का भाव दिखाई दिया। अर्थात चेहरे पर प्रसन्नता के बजाय उनके चेहरे पर एक घबराहट, एक बेचैनी दिखी कि उनके परिवार में एक व्यक्ति और बढ़ गया। She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. वो मन में सोचने लगी कि अपने 3 बच्चों को वो किस तरह से पाल रही थी, किस तरह से उनके लिए परिश्रम कर रही थी, और टेकिंग
एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14, और एक गांव का एक 14 वर्ष का बच्चा इस घर में आ गया। इनटू देयर मिडिस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग, ये सोच करके टेरिबली अपसेटिंग, उनकी आंटी जो है वो पूरी तरह से अपसेट हो गई, परेशान हो गई कि ये बच्चा जो है कैसे मेरे परिवार में एडजस्ट होगा। डिसम्बर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रिप्शन, और डिसम्बर रियली हैव थॉट ट्वाइस, और दिसंबर को इस गलती को करने से पहले कम से कम 2 बार सोच लेना चाहिए था कि मैं गलती करने जा रहा हूँ, लेकिन दिसंबर ने ऐसा नहीं सोचा। उन्हें सोचना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी पत्नी का व्यवहार, उनका घर में किस तरह से आतंक रहता है, ये सब चीज़ जानते थे। इसके बावजूद भी दिसंबर ने एक कदम उठा लिया जो कि उनके लिए बहुत ही घातक था, और फटीक जो है अपने आप में खुद ही वो समझ गया कि उसका आना उसकी आंटी को अच्छा नहीं लगा, वो परेशान हो गया। In this world of human affairs, there is no worse nonsense than a boy at the age of 14. 14 वर्ष की अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनके मन में बहुत ही भावनात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। ऐसे में बच्चों में तरह तरह की चेंजिंग आती है, और इस संसार में देयर इज नो वर्स नॉनसेंस दैट ए बॉय एट द एज ऑफ 14, और 14 वर्ष का जो बच्चा होता है इस समय वो सबसे शरारती, सबसे उद्दंड, सबसे सोचने वाला और सब तरह की निगेटिविटी को अपने माइंड में क्रिएट करने वाला होता है। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नॉट यूजफुल, वो ना तो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है और ना ही किसी को किसी तरह की जो है लाभ दे सकता है। इट इज इम्पॉसिबल टू शो आवर अफेक्शन ऑन हिम एज एन लिटिल बॉय, और 14 वर्ष की अवस्था के बच्चों पर व्यक्ति छोटे बच्चे जैसा प्यार भी नहीं दिखा सकता है, क्योंकि बच्चा जो है अब बड़ा हो गया होता है, यानी कि वो ना तो बहुत यंग होता है ना ही बहुत छोटा होता है। तो ऐसे में जो मिडिल एज में पहुंच जाता है तो वह तो ना तो बहुत अधिक प्यार पा सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा अपनी माँ से क्लोज रह सकता है। तो इसलिए एंड इट इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और फटीक जो है कुछ इसी तरह के परिवेश में अपने आप को पा रहा है। इफ ही टॉक्स विद ए चाइल्डिश लिप्स ही इज कॉल्ड अ बेबी, क्योंकि जब बच्चे 14 वर्ष की अवस्था में होते हैं और ऐसे में अगर वो बहुत बंद करके छोटे बच्चों की आवाज़ में बोलेंगे तो लोग कहेंगे बड़े हो गए हो, क्या बच्चों जैसी बात करते हो, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। एंड इफ ही आंसर्स इन ए ग्राउंड वे, और ये जो बड़े लोगों जैसी बातें करता है, थोड़ा और बड़े लोगों जैसे बातचीत करता, व्यवहार करता है, ही इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट, तो कहा जाता है कि तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, बहुत बुजुर्गों की जैसे बात करते हो। यानी कि दोनों ही स्थितियों में 14 वर्ष का बच्चा जो है अपने आप को असहाय और असमर्थ पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर दूसरों के सामने वो बच्चा बनेगा तो उसे बच्चा बन करके लोग टाल देंगे, और ज़्यादा ऊंची ऊंची बातें करेगा तो लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो कुछ यही कंडीशन जो है फटीक के साथ है। आज फटीक जो है अपने आप को हर तरह से बहुत ही माइजरेबल फील कर रहा है। एंड इफ ही आंसर्स इज रिसर्टेड देयर इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्राउंडिंग एज, ये उम्र जो बच्चों की होती है बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होती है। ही ग्रोज आउट ऑफ ए क्लोज विद इंटेलेक्ट हेस्ट, और इस समय बच्चों के शरीर में विकास होता है, उनके कपड़े भी छोटे हो जाते हैं, हिज वॉइस को, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और थोड़ी सी होर्स माने होता कर्कश आवाज़ हो जाती है। एंड ब्रेक्स एंड क्वेकर्स, आवाज़ उनकी फट जाती है और कांपने लगती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलेटेड एंड अनस्लाइटली, उसके चेहरे में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि बच्चों का ग्रोथ होने लगता है, बच्चों के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें भी आने लगती है। तो इस तरह से 14 वर्ष की अवस्था के बच्चों में तरह तरह के जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को लेकर के बच्चों में इमोशनल फीलिंग्स जो होती है उसको शेयर करने के लिए उनको पेरेंट्स का लव चाहिए, पेरेंट्स का अफेक्शन चाहिए। और ऐसे में अगर बच्चों को अपने घर से, अपने आप से व्यक्ति अलग कर देता है तो ऐसे बच्चों के मन में निगेटिव फीलिंग आती है। और फटीक के साथ कुछ ऐसा ही होता है। अपनी माँ से अलग होने के बाद आज फटीक जो है
अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है, उसको लगता है कि दुनिया में उसका कोई नहीं है। Well children, now let us be explain the para number 6 for today. But when his mother stepped back, यहाँ से लेकर के आप जो एक्सप्लेन करेंगे बिजनेस इन बॉम्बे, इसी पैसेज में देखेंगे बिजनेस इन बॉम्बे, इसको आपको अपनी नोटबुक में एक्सप्लेन करना है। Well children, first of all you have to write the reference of the passage. This passage has been taken from the lesson The Homecoming written by Rabindranath Tagore. Context में लिखिएगा, in this passage the author has described about the family condition of Phatik Chakravarti, whose uncle came to meet his mother and how he was behaved by him. This is told in this passage. अब इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। But when his mother stepped back and looked at the stranger, author said that when Phatik was carried forcefully to the home and he started to beat again to Makhan. At that time, mother became angry and she shouted very angrily to Phatik, and Phatik was also in very anger. He tried to push his mother. At that time, mother became very much excited and said, Phatik, what are you doing? In such a moment, when his mother stepped back and looked at, in such moment, Phatik's mother turned back and she saw that there was a stranger who had entered in her house. The stranger was very long and he had grey hair and long beard. At that time, when she looked back, she was very happy and also very surprised because she has never thought about the arrival of her brother. For she had recognized her brother and cried merrily. When she looked at the stranger, she came to know that he was her brother Vairada, where had you come from? And by looking at him, she asked, why had you come from? Where had you come from? She asked where he had come from where he had come. It means she was surprised to see the arrival of her brother because from the marriage of Phatik's mother, he had never come in to meet her, and when she found that her brother was come to meet him, she asked where had he came from to meet her. As she said these words, she bowed to the ground and touched the feet. And after saying that, the mother of Phatik bowed down to touch the feet of her brother. Her brother had gone away soon after she had married and had started business in Bombay because after the marriage of her sister, Bisambar had gone to Bombay and started a new business. And after some years of her marriage, the husband of Phatik's mother had died, the Phatik's father died, and Bisambar could not come to on this occasion. So when he reached in Calcutta and came to know about this happening, he became very sorry and he suddenly managed to meet his sister because there were many years past. There were past about 14 or 16 years when he had departed from a sister. He had hastened to see her as soon as found where she was. It means by coming in Calcutta, he had decided to meet his sister as soon as it may be possible because there had been calamities with her. So on this occasion, when the Phatik's mother saw that a stranger had entered in the house and that stranger was her brother, she became very happy and she was also surprised because the arrival of her brother was very unexpected.
he had never thought to come to her. So she became very happy and she was completely shocked at the arrival of her brother. Dear children, now we will meet again in my next